पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड के अलग अलग मार्केट्स में इन्फ्लेशन के काफ़ी कंसर्न्स उठ के आए हैं। यूएसए में इन्फ्लेशन 40 ईयर हाइज पे आ गया है और इंडिया में भी रिटेल इन्फ्लेशन 6.95% टच कर गया है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न होता है कि इस हाई इन्फ्लेशन का इक्विटी मार्केट्स और दूसरे एसेट क्लासेस पे क्या असर पड़ेगा। आज के स्पेशल वायरल रिएक्ट एडिशन में हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, जहां हम 3 रिनाउंड एक्सपर्ट्स के इन्फ्लेशन को लेके व्यूज के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम आपको फॉलोइंग एक्सपर्ट्स के व्यूज दिखाएंगे। सबसे पहले बिल एक्मैन, जो एक हेज फंड कंपनी पर्शिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर सीईओ हैं। अश्वथ दामोदरन, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, जहां वो कॉर्पोरेट फाइनेंस और इक्विटी वैल्यूएशन जैसे की सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। और तीसरे हैं वॉरेन बफेट, जो बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन सीईओ हैं और दुनिया के सबसे फेमस वैल्यू इन्वेस्टर भी हैं। तो चलिए पहली क्लिप सुनते हैं, जिसमें 5 महीने पहले बिल एक्मैन बात करते हैं कि इस समय चल रही रिकॉर्ड इन्फ्लेशन के पीछे क्या वजह है। First of all, it's hard to roll back wages once you roll them up. I mean, to go from 15 to 12. So I would say we have a new baseline in terms of wages, sort of generally. You look at every commodity price, right? Copper, lumber. Make your list. Look at what's going on in energy even before the colonial, pipeline issue. Look at housing prices. Look at Bitcoin, right? Everything is inflating. And that's driven by, we have kind of a once in a moment in history, right? You have people emerging from a pandemic with the animal spirits that come from being locked in their homes, right? So that's dramatic. You have all of that hit. The vaccine rollout is actually in the U.S. certainly it's been fantastic. So you have a lot of people feeling being fully vaccinated, going back to their lives, and then you have the Trump stimulus. The Biden stimulus, infrastructure, an extremely accommodative, Federal Reserve, and everything concentrated in a couple of quarters. इस क्लिप में बिल एक्मैन बता रहे हैं कि कोविड-19 के पैंडेमिक के आने के बाद जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ था जॉब्स और वेजेस को लेकर, उसको मिटिगेट करने के लिए यूएस के गवर्नमेंट ने काफी अकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस रखा था। अकोमोडेटेड मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर यूएस फेड ने यूएस इकोनॉमी में लिक्विडिटी हाई रखने के लिए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स लो रखे थे। ऐसा करने से इकोनॉमी में एक्सेस कैश पंप इन हुआ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बिजनेसेस को मोमेंटम मिला। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टिमुलस बिल्स भी पास किए, जिनमें मैसिव पब्लिक स्पेंडिंग और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी शामिल थे। फॉर एग्जाम्पल, यूएस गवर्नमेंट द्वारा सिटीजन्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डॉलर्स ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा कोविड-19 की रैपिड वैक्सीनेशन के चलते लोग अपने घरों से बाहर आ रहे थे और नॉर्मलसी वापस आने लग गई थी। लोगों ने इस पीरियड में सिग्निफिकेंट सेविंग कर ली थी और सभी मार्केट्स, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ऐसे में लोगों के पास एक्सेस कैपिटल था स्पेंड करने के लिए, जिसके कारण डिमांड बड़ी तेजी से राइज होने लग गई, लेकिन उसके कंपैरिजन में सप्लाई लिमिटेड रही। बहुत से केसेस में सप्लाई चेन इश्यूज जो पैंडेमिक के कारण इमर्ज हुए थे, वो फुल्ली सॉल्व नहीं हुए थे और इसके कारण उन इंडस्ट्रीज में रैपिड प्राइस इन्फ्लेशन देखने को मिला था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर्स चिप्स इंडस्ट्री। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी वर्ल्ड लेवल पे एनर्जी, गैस और ऑयल प्राइसेस में इन्फ्लेशन देखने को मिला, जो कि ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी और बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। अब सुनते हैं सेकंड क्लिप, जहां प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं कि इन्फ्लेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं। What would be the kind of market response if inflation for, let's say, just 2 months in a row does surprise to the upside relatively significantly? Is that enough of a trigger to lead to a big pullback, or would that only be a small pullback waiting until we see the Fed hike rates? I think we can live with higher real growth. If the economy does really well, I think the market can live with higher rates. If inflation is the reason rates go up, I think the effects are much more significant. I mean, I think you're going to see a significant correction in stock prices if inflation is a culprit. I mean, that's why people have stopped looking at growth numbers and looking at inflation numbers, because that is really the worry that markets have right now, is can we keep inflation under control? And if we cannot, then we have a real problem on our hands. So where do you want to be? Treasuries aren't really acting very safe right now.
I mean, if you're going to stay in stocks, I mean, you go to the old fallbacks when inflation goes up. Commodity stocks, you're probably going to go to consumer product companies, which have pricing power to pass the inflation on. But the reality is financial assets don't do well when inflation goes up. Stocks, bonds, I mean, even real estate is tied to stocks and bonds. That was our old fallback in the 1970s. So I think there are really no safe places. You got to accept the fact that some of the gains you've had, and that's really the benefit you have after a long bull market, is even if you lose money, you're not going back to where you were in 2010. You might be going back to where you were in 2018. And that's not a bad place to be. I think we just lose perspective because we've been in a bull market for so long. इस क्लिप में प्रोफेसर दामोदरन बताते हैं कि उनके व्यू में राइजिंग इंटरेस्ट रेट से इकोनॉमी को डैमेज नहीं होना चाहिए अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि अगर ऐसा नहीं है तो हायर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे काफ़ी बड़ा हो सकता है। अगर हाई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है तो उसका स्टॉक मार्केट्स पे बड़ा असर पड़ेगा और काफ़ी स्टॉक्स में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशनरी पीरियड्स में ऐसे बिजनेसेस अच्छा कर सकते हैं जो फिजिकल गुड्स और प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, जैसे कि कमोडिटी कंपनीज। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनीज जिनके पास प्राइसिंग पावर होती है वो भी अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि वो अपने बढ़ते इनपुट कॉस्ट कस्टमर्स को पास ऑन कर सकती हैं। लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स और फाइनेंशियल कंपनीज को इन्फ्लेशन से काफ़ी डैमेज होता है और रियल एस्टेट भी सफ़र करता है। यहाँ पर प्रोफेसर दामोदरन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है कि हाई इन्फ्लेशन का कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक सस्टेन्ड बुल रन के बाद वाले इन्फ्लेशन में अगर शॉर्ट टर्म लॉसेस होते भी हैं तो इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म गेन्स से उसको ऑफसेट कर सकते हैं। अब सुनते हैं थर्ड क्लिप, जहां प्रोफेसर दामोदरन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं हिस्टोरिकल डेटा के साथ कि इन्फ्लेशन के अलग अलग एसेट क्लासेस पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। But maybe this table will help. I've broken down stock and bond returns by decade and looked at inflation in each decade. Let's start with the 1970s. As we saw earlier, the worst decade in terms of inflation. It's a decade where unexpected inflation was 2.8%. In other words, inflation on an average base was 2.8% higher than expected each year for those 10 years. Well, stocks and corporate bonds basically tread water, right? They were both around zero. So they had flat decades. Think about it. You invested for 10 years and in real terms, you made almost nothing. I've reported both nominal and real returns. And T-bills and T-bonds were both negatively affected. If you look across periods, stocks, clearly there's more going on than just inflation, because there are periods where inflation is higher than expected, where stocks do well. But with T-bonds and corporate bonds, it's quite clear that inflation is a dominant factor. In periods where inflation is higher than expected, T-bonds and corporate bonds do badly. In periods where inflation is lower than expected, they do well. So if we were to summarize across financial assets across the last 90 years, no financial asset class has done well when inflation has gone up, but bonds have been hurt more than stocks. If you look across the decades and look at the 1970s, clearly it was the decade for gold. The annual return was 37.5%. And on a real basis, gold was up 30% a year. Real estate wasn't bad. It wasn't as good as gold, obviously, but it kept up with inflation, which you couldn't say for many other asset classes. It clearly did much better than stocks did during that period. But with real estate, there are clearly with both gold and real estate, there are other factors to consider. If you look at 2000 to 2009, it was another good decade for gold. And it was a period where inflation was actually fairly low, both on an expected and unexpected basis. What happened between 2000 and 2009? You had the 2008 crisis. Gold serves two roles. It serves as a hedge against inflation, and it serves as a crisis asset. And you see both roles play out, both in what happened in the 1970s, what happened in 2000 and 2009 and 2020. इस वीडियो में प्रोफेसर दामोदरन बात करते हैं नॉमिनल रिटर्न्स और रियल रिटर्न्स के बारे में। मैथमेटिकली कैलकुलेटेड रिटर्न, जिसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टिंग गेन्स डिवाइडेड बाय इनिशियल बाय प्राइस, उसे नॉमिनल रिटर्न्स भी कहते हैं। रियल रिटर्न्स को कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल रिटर्न से इन्फ्लेशन को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि रियल रिटर्न से ही हमें पता चलता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में
एक्चुअल ऑर्गेनिक ग्रोथ इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हुए कितनी हुई है। इन्फ्लेशन से स्टॉक रिटर्न्स का क्लियर रिलेशनशिप नहीं पता चलता, क्योंकि कुछ हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स में स्टॉक रिटर्न्स डाउन रहे हैं और कुछ में अप रहे हैं। लेकिन फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास का इन्फ्लेशन के साथ रिलेशनशिप क्लियर है। हायर दैन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन वाले पीरियड्स में फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास के रिटर्न्स डाउन रहते हैं और लोअर दैन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन पे इस एसेट क्लास के रिटर्न्स अप होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल एसेट क्लासेस जैसे इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम दोनों को राइजिंग इन्फ्लेशन से डैमेज होता है और फिक्स्ड इनकम क्लास के रिटर्न्स पे राइजिंग इन्फ्लेशन का बिगर डाउनवर्ड इम्पैक्ट होता है। फिर अश्वथ दामोदरन गोल्ड और रियल एस्टेट की बात करते हैं। पास डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड ने एज एन एसेट क्लास ओवर द इयर्स इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज की तरह काम किया है। प्रोफेसर दामोदरन ये बताते हैं कि जब भी वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे 1970 वाले डेकेड में, 2007 से 2009 में और 2020 में, गोल्ड के सेफ हेवन स्टेटस के कारण उसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि क्लिप में दिखाई गई टेबल से ये भी पता चलता है कि गोल्ड हमेशा पॉजिटिव रियल रिटर्न्स नहीं देता है, इसलिए गोल्ड को कंप्लीट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन नहीं माना जा सकता है। वहीं हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए हम रियल एस्टेट का इन्फ्लेशन से कोई डायरेक्ट वर्किंग लिंक कंक्लूड नहीं कर सकते। प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि गोल्ड और रियल एस्टेट जैसे रियल एसेट क्लासेस पे इन्फ्लेशन के अलावा दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे ओवरऑल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। अब सुनते हैं अगली क्लिप, जहां वॉरेन बफेट बताते हैं कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। In a period of high inflation, which particular businesses owned by Berkshire Hathaway will perform the best, and which will perform the worst, and why? Well, the businesses that will perform the best are the ones that require little capital investment to facilitate inflationary growth and that have strong positions that allow them to increase prices with inflation. And, we have a candy business, for example, and the value of the dollar since we bought that candy business has probably fallen at least 85%, I would say, 80 to 85%. And that candy business sells 75% more pounds of candy than it did when we bought it, but it has 10 times the revenues. And it doesn't take a lot more capital. So that kind of a business, any business that has enough freedom to price to offset inflation and doesn't require commensurate or huge investment to support it, will do well. इस क्लिप में वॉरेन बफेट बताते हैं कि हाई इन्फ्लेशन के समय वो बिजनेस अच्छा करते हैं जिसमें ग्रोथ सस्टेन करने के लिए कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है और जिसमें प्राइसिंग पावर हो अपने प्रोडक्ट्स को हायर मार्केट प्राइस में बेचने के लिए। पहले पॉइंट में वॉरेन बफेट ये बताते हैं कि जिन कंपनीज को अपनी ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन करने के लिए लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वो इन्फ्लेशनरी पीरियड्स में अच्छा करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाई इन्फ्लेशन के समय कंपनीज के इनपुट कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट राइज हो जाते हैं। तो ऐसे में वो कंपनीज जो मिनिमल कैपिटल यूज करके ही अपनी सेल्स इंक्रीज कर पाएं, वो अपने प्रॉफिट्स मेंटेन कर सकती हैं। सो इन अ नटशेल आपको ऐसी कंपनीज देखनी चाहिए जिनके पास हाई स्केलेबिलिटी का स्कोप हो। दूसरे स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ऐसी कंपनीज जिनके पास इकोनॉमिक मोड्स हैं, वो हाई प्राइसिंग पावर एंजॉय करती हैं। ये कंपनीज हाई इन्फ्लेशन के समय अच्छा कर पाती हैं क्योंकि वो अपने इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ा के ऑफसेट कर लेती हैं, यानी कि वो अपने कॉस्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को पास ऑन कर पाती हैं, जिससे उनके मार्जिन्स अफेक्ट नहीं होते हैं। तो ये थे हाई इन्फ्लेशनरी सिनेरियो पे बिल एक्मैन, प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन और वॉरेन बफेट के टेक्स। इन वीडियोस के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकें, जिससे आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग और भी एनहांस हो। आपके क्या व्यूज़ हैं इन्फ्लेशन और ऐसे टाइम में इन्वेस्टिंग को लेके, वो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ वापस जल्दी लेके आएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.